उसका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। रेंज ठीक फिक्स है हो जाएगी। जी। अब वो उसके कर्म पे डिपेंड करेगा कि उस रेंज में वो मैक्सिमम जा पाता है या फिर लोवेस्ट कहाँ पे रह पाता है। करते हुए हम अपनी ज्योति को प्रज्वलित करके समाज का भला कर दें, उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आज सभी का हमारी बातचीत के इस नए एपिसोड में। आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य रवि, जो कि भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान है। वह शिक्षा ही नहीं, ये आध्यात्म से भी काफ़ी समय से जुड़े हैं। वह समाज की भलाई के सब कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। स्वागत करते हैं आचार्य रवि का। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति सवर्यस्यो च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम राम राम जी। नमस्कार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। रवि जी, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र आखिर है क्या। देखो, जो एस्ट्रोलॉजी है उसको हम ज्योतिष शास्त्र बोल देते हैं। भाई, ज्योति का मतलब है ज्योति प्लस ईश। ज्योति होता है प्रकाश, ईश अध्ययन, ईश्वर का आते हुए हम अपने ज्योति को प्रज्वलित करके समाज का भला कर दें, उसको हम ज्योतिष बोलते हैं। और ये हम हमारे जो जो वेद हैं उसका एक पार्ट है। जैसे वेदों के 6 अंग बताए जाते हैं, जैसे व्याकरण को बिना सीखे हम वेद नहीं पढ़ सकते, ऐसे ही जो ज्योति है, जो ज्योतिष शास्त्र है, वो भी वेद का अंग है। वेदों के लिए उसका भी आना बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास हैं जिसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। तो ये ज्योतिष शास्त्र आखिर काम कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। जी, ये टोटली नेचुरल फिनोमिना है। एनर्जी का इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ। जब कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है, उसके जन्म के वक्त हमारे यूनिवर्स ब्रह्मांड में कौन सा नक्षत्र ग्रह किस स्थिति में है, उसका एक कैप्चर हो जाता है, स्नैपशॉट लिया जाता है, और वो ही अलग अलग समय पे उस जातक के जीवन में प्रभाव डालता है। इस तरीके से ये हमारे ऊपर काम करता है। तो आपके कहने के अनुसार जन्म के समय पर ही उस मनुष्य का पूरा जो भी उसका जीवन यापन है वो तय हो जाता है। जी बिल्कुल, एक बहुत सारी चीजें तय हो जाती हैं कि उसका उसके लिए बेस्ट क्या है, वो क्या कार्य उसको करना चाहिए लाइफ में। कहने का मतलब एक रेंज फिक्स हो जाती है उस जातक की कि भाई यह जातक 5 से 7 लेवल तक जा सकता है, वह जातक 7 से 10 लेवल तक जा सकता है। एक रेंज फिक्स हो जाएगी। अब वो उसके कर्म पे डिपेंड करेगा कि उस रेंज में वो मैक्सिमम जा पाता है या फिर लोवेस्ट कहाँ पे रह पाता है। तो ये एक सवाल जो कि काफी लोगों के मन में भी रहता है, क्या कि ज्योतिषी ने हमें ये बता दिया कि हम ये ही कर पाएंगे या ये नहीं कर पाएंगे, तो क्या हम अपने कर्म या परिश्रम से कुछ उससे बड़ा या कुछ सबसे अलग हम कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखो, अभी मैंने कर्म की बात की थी। बहुत सारे जातकों के ना भाई, जैसे जब आप पाम रीडिंग की बात करते हो तो उसमें सरकारी योग बने होते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते या कर्म नहीं करने के कारण उनको मिलती नहीं है जो। और इसके अपोजिट मिल जाता है कि बहुत सारे जो जातक हैं उनके योग नहीं होते सरकारी नौकरी के, लेकिन वो मेहनत के बेस पे उस लाइन में चढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या लेकिन वो मेहनत, क्षमा चाहूंगा आपको रोकने के जी लिए, जी लेकिन क्या वो मेहनत और कर्म से उनके ग्रह लग्न की जो स्थिति है वो बदल जाती है, या किस वजह से वो उनके हिस्से में नहीं होने के बावजूद भी उनको मिल जाता है, वो किसी के हिस्से में होने के बावजूद भी नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, इसको ना फिर जब आप कुंडली में देखते हो तो हालांकि उसके सरकारी योग नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके और वो फील्ड में चला गया।
या किसी कोई दशा आ जाती है जिसके कारण वो चला जाता है, लेकिन वो फिर क्या होता है जैसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। या कई कई आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि आईपीएस वगैरह इतना पढ़ लिख के और फिर वो रिजाइन वगैरह कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस जातक को जैसा वो बना हुआ है उसी फील्ड में जाएगा ना तो बहुत रोचक के साथ आनंद के साथ। क्या हम किसी तरीके से इसको बदल सकते हैं, लाइक अपने फील्ड को या किसी लाइक दशा को, इसको सुधारने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं? मतलब आप ये जान रहे हो कि कर्म या जो भी हमारे जो लिखा हुआ वो चेंज हो सकता है क्या? जी। देखो इसको ऐसे बोल सकते हो आप 0.1% एक्सेप्शन के छोड़ के, भाई जो हमारा पहले से ही तय बला बोलो या जो डिसाइड होता ना वो होके रहता है, लेकिन उसका प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये बताएं कि ज्योतिष शास्त्र लाइक जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एक इंसान की कितनी मदद कर सकता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है कि आदमी इसे एक बार किसी ज्योतिषी से उसको कंसल्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका क्या महत्व है? देखो जी, आप जब इतिहास देखोगे तो परिवार के भी अलग से ज्योतिष रखते थे, राज या राजा भी अपने अलग से ज्योतिषों को हाँ जी, रखते हाँ थे। जी। राज उनको ज्योतिषाचार्य या बिल्कुल। कुलगुरु बोल देते थे, कुलाचार्य, विशेष महत्व होता था उनका। या आज के दिन जब हम देखते हैं ना चारों तरफ त्राही त्राही या दुखी हैं लोग, उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ये है कि वो जो बने हुए हैं ना जिसके लिए वो बने हैं वो उस फील्ड में नहीं जा पाते, और इसलिए उनकी जो जीवन है वो दुखी रहते हैं। अगर हम ज्योतिष के मद्देनजर या पहले आप देखोगे ना तो राजा वगैरह हर एक जब भी कंफ्यूजन होता था या जब वो जी। कहीं फंस जाते थे तो अपने कुलगुरु के पास जाते थे उसकी समस्या का समाधान के लिए। या हर एक चीज का आप ऐसे बोल लो देख के किया जाता था। ठीक है, लड़ाई वगैरह या कुछ भी लगा लो। हाँ जी। तो बहुत 100% इसका इफेक्ट होता है। अगर आपने सही समय पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या सही समय पे एक बार पूरे लाइफ का ब्लूप्रिंट अगर पूछ लिया, सलाह ले ली तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे आपने बताया कि पुराने टाइम में हर कोई कुलगुरु या ज्योतिषी हर राज्य में रखते थे। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सही ज्योतिषी की पहचान कैसे हो कि आज लगभग हर कोई ऐसे बस बायो में लिख लेता है। तो कैसे कोई आम जन या मैं या कोई और हमारा मित्र कैसे ये पहचाने कि हाँ, मैं इससे राय ले सकता हूँ, ये एक सही ज्योतिषी? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज आज बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजर दिखाई देते होंगे। जी। कहीं ना कहीं उसमें मीडिया इंटरनेट की हेल्प से वो जो हमारे जो प्राचीन विद्याएं हैं वो बहुत इजी वे से वीडियो वगैरह से बहुत ज्यादा समझ के आ जाते हैं। लेकिन फिर जो ज्योति इतनी बड़ी बड़ी रकम लेते हैं पैसे के लिए या मिसगाइड कर देते हैं लोगों को, हम ऐसे कर देंगे, ये कर लो, ये हो जाएगा तुरंत। जो इस तरीके से बात करे ना या जो ये ऐसा इन्वॉल्व हो या जिसका गुरु तत्व जागृत न हो, कहने का मतलब है जिसने अपने आप को अपनी ज्योति को नहीं जलाया हो। ठीक है, क्योंकि ज्योति खुद जलाएगा तभी तो औरों को वो कुछ ना कुछ दे पाएगा। जिसका कोई अध्यात्म से या गुरु से लेना देना नहीं हो या गुरु परंपरा को जो न रखता हो, जिसने साधु संतों में जो न रहता हो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर से हमें बचना चाहिए। एक हम कई बार देखते हैं लोगों का भी ये सवाल होता है कि एक ही कुंडली की अलग अलग ज्योतिष अलग अलग व्याख्या कर देते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते ये कहीं ना कहीं जैसे कुंडली, अगर मैं कुंडली की बात करूँ ना तो कुंडली भी तीन चार तरीके से बहुत वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे मैं लगन कुंडली की बात करूँ, पर्सन कुंडली, केपी कुंडली या फिर मैं नाड़ी। ठीक है, ये अलग अलग टाइप से देखी जाती हैं और ऊपर से इनको जो सिखाते हैं ना लोग अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से सीख के आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके डिफरेंस रहता है, वो जो भी रहते जिसके कारण अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं भाई दशाओं में या अंतर दशाओं के कारण। लेकिन अगर एक ही तरीके से एक जो रियल वास्तविक जो हमारे ग्रंथों में तरीका है उससे समझेंगे तो सभी का सेम रिजल्ट मिलेगा 100%। हैं? तो एक और
जैसे ही आपने सोशल मीडिया व इंटरनेट के एस्ट्रोलॉजरों का जिक्र किया, तो आप ज्योतिष और अंधविश्वास, जो कि काफ़ी युवा आजकल इस चीज़ को अंधविश्वास से रिलेट कर लेते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कर्म प्रधान है। अगर अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, कोई भी दो जातक हैं, उन दोनों की कुंडली में सब कुछ ग्रह सेम मिल जाए आपको, फिर भी आपको दिन रात का उनमें डिफरेंस मिल जाए कर्म की वजह से। मान लो जैसे अंबानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, भाई अंबानी की कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ही और किसी जातक के अंदर मिल जाए, फिर भी उनमें दिन रात का डिफरेंस मिल जाए कर्म की वजह से। कर्म प्रधान है, इसलिए हाँ ये सलाह ले सकते हो आप यहाँ से, लेकिन इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना है, या इसके लिए रूल है कि कुंडली को कब दिखाना चाहिए, कितनी बार दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आप इन्हीं पे डिपेंड हो के भाई हमारे नौकरी लिखी हुई है और उसी पे बेस पे डट जाओगे, तो वो फिर वो अंधविश्वास में काउंट हो जाता है। कि काफ़ी लोग किसी ज्योतिष से परामर्श लेने की बजाय आजकल क्या करते हैं, अखबारों से उठा के राशिफल देख लेते हैं। तो ये दैनिक राशिफल के अनुसार कितने सटीक होते हैं? देखो, अलग अलग क्या बना रखे हैं, जैसे हम बात करते हैं ना पूरे यूनिवर्स को, पहले तो 27 नक्षत्रों में बांट रखा है, और फिर नक्षत्रों को भी राशि में, या नक्षत्र से भी नीचे जाओगे तो आपको एक नक्षत्र के 4 चरण मिलेंगे। ठीक है, और राशि फिर एक राशि में 2.5 नक्षत्र हो जाते हैं। तो उसके बेस पे ना ये अलग अलग ओवरऑल बहुत कॉमन चीज हो जाएंगे। ऐसे पूरी कुंडली देख के ही एग्जैक्ट जातक का पता लगता है, ऐसे जो राशिफल आता है वो ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करता। तो आप ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी को साइंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, देखो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मेन क्वेश्चन आज के दिन लोग जी। ना साइंस और धर्म को अलग अलग लेके चल रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है, ये दोनों एक ही शब्द हैं। जब आप धर्म की व्याख्या करोगे ना, तो धर्म और साइंस एक ही चीज है बिल्कुल। इसके साथ ही मैं ज्योतिष क्या हिंदुत्व से रिलेटेड है, आप ये मानते हो? देखो, इसमें कोई भी हो, किसी भी आप अदर रिलीजन कुछ भी हो, अगर वो आपको समय वगैरह दे देता है तो उसका भी हम पता लगा सकते हैं। बाकी अपने वेदों के अंदर वेदों की विद्या है ये। ठीक है, तो सनातन से तो जुड़ी ही हुई है, लेकिन इसको आप एडवांस साइंस, जैसे आपने साइंस की बात करी, तो ये सभी बातें फोकल्ट साइंस के अंदर एडवांस साइंस में काउंट की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन चीजों को प्रैक्टिकली, या जिसको हमें आगे की बातें, या जिसको हमें देख नहीं सकते, वहां पे जी। काउंट होती हैं बस। फोकाल्ट साइंस का आपने जिक्र किया, तो इसमें मैं आप पूछना, जैसे एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र भी फोकाल्ट साइंस का ही जी एक जी, भाग माना जाता है। अन्य जैसे न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड्स या आजकल हीलिंग जैसे भी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, इनमें से आप क्या मानते हो कि सबसे सटीक व फायदेमंद कौन सा है? देखो, वैसे तो एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहूँ तो कुंडली से ऊपर कुछ भी नहीं है, उसमें तो आपका A to Z सब कुछ आ जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें या टैरो कार्ड, ये क्या है, ये एक ऊपर ऊपर से हम इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी आपको साइंस से भी 100% एग्जैक्ट रिजल्ट दे देता है, लेकिन कहाँ से, वो उस जब तक की थिंकिंग बता देगा, पर्सनैलिटी बता देगा, बिहेवियर बता देगा। ठीक है, लेकिन जब तक के अंदर क्या है उसको जानने के लिए हमें फिर कुंडली की तरफ कुंडली जाना ही देख। पड़ता है। और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे इंटरनेट सोशल मीडिया के जो एस्ट्रोलॉजर हैं, आजकल इनको बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है क्या? देखो, वैसे जब कुंडली में हम देखें ना कि एस्ट्रोलॉजी के लिए कौन सा योग चाहिए, तो उसके जी। लिए योग होते हैं कि ऐसे जातक को ऑटोमेटिक या कहीं ना कहीं से आ जाते हो, इस लाइन में आगे बढ़ जाता है। वैसे अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भाई, इंटरेस्ट के साथ पूर्व जन्मों से जुड़ा होता है ये। ठीक है, उसी को, बहुत कम ऐसे जातक होते हैं जिनको ये आ पाती है विद्या। और इस विद्या का मिसयूज आज के दिन बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी में गुरु तत्व की कमी आ गई है। गुरु तत्व के कारण लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि असली कौन है, नकली कौन है, और इस कारण उनके पैसे और वो बहुत मिसगाइड हो रहे हैं।
ये गुरु तत्व की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों ने ना गुरु बनाना छोड़ दिया, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा नहीं लेते, जिसके कारण वो पैसे के पीछे, माया के पीछे इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये सभी बातें फैक्ट कर रही हैं। ये भी मैं जानना चाहूँ कि जो ज्योतिषियों ने या इस चीज को एक व्यवसाय बना दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, वैसे तो कुंडली देखने के लिए रूल तो ये है भाई, पहले आपको दक्षिणा देनी होती है, फिर कुंडली ओपन होती है। लेकिन एक लिमिट तक की भाई उनका भी चल जाए, क्योंकि वो पूरे दिन एक लिमिट तक ये अच्छा रहता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग 50-50, 10-10 हजार, बुरा हाल है। मतलब बहुत ज्यादा रुपए, जी जी, हम भी बहुत ज्यादा देखते हैं। कमा रहे हैं, वो गलत है। वो सब कुछ गलत है, इतना ज्यादा नहीं। आप एक लिमिट तक ले सकते हो, जिससे दोनों का भला हो, जातक का भी और ज्योतिषी का भी। और हम ये जानना चाहेंगे, क्या ज्योतिषी सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक खुद के लिए ही इम्पोर्टेंट है, या उससे उसका परिवार या उसका समाज उससे अफेक्ट होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी आपने। अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूँ ना, तो मैंने ज्योतिषी को क्यों सीखा है, ताकि भाई हमें भी प्रॉब्लम आई थी और आगे ऐसी नहीं आई। कम से कम मैं, मेरे जो रिलेटिव हैं, यार दोस्त हैं, कम से कम उनको तो इस संसारिक जंजाल से बचा सकें, अच्छे से गाइड कर सकें। ऐसे करके हमने सीखा था। और बाकी मैं तो यही कहूंगा, हर एक को सीखना चाहिए। अगर आपको ज्योतिषी आ जाती है तो आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो प्रकृति से, ईश्वर से। आपको बहुत फायदा मिलता है। मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि क्या इससे, ज्योतिषी से सिर्फ आप मेरे बारे में ही बता पाओगे, या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बता पाओगे, या उसके जो चारों तरफ का एक ओरा है, उसकी फैमिली है, क्या वो उसको भी अफेक्ट करती हैं? ये चीजें भी हम जान बिल्कुल, सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखो, कुंडली के अंदर अगर एक भी जातक के जैसे कोई अच्छा राजयोग है ना, तो उसके कारण उसके परिवार पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी के अच्छा एक धन योग है, तो उसके पास धन आएगा तो परिवार के इफेक्ट आएगा। तो ऐसे जी। ही और कुछ और कोई भी हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, इफेक्ट पड़ता है 100%। और इसका लाइक वैश्विक एक स्तर पे देखें तो क्या हम ज्योतिष शास्त्र से राजनीतिक घटनाएं या वैश्विक घटनाएं हैं, या हमारे पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं, ऐसी चीजों का भी हम पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत। जैसे अब हाल ही की बात करें तो 2025 को लेके आपने भी बहुत सुना होगा, कि भाई दो दो तीन तीन जो प्लेनेट हैं वो अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, महाकुंभ में भी देखने को मिले थे। जी। और इसी को लेके प्रिडिक्शन भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कि 29 मार्च को भाई जो मीन राशि में शनि जा रहे हैं, शनि का गोचर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी तो इनका बिल्कुल आप बता सकते हो कि वर्षफल बोल देते हैं कि इस वर्ष में सांसारिक लेवल पे क्या चीजें हो सकती हैं, एक कंट्री लेवल पे क्या हो सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता आप अभी निकट भविष्य में कोई ऐसी महत्वपूर्ण ग्रहों की अलाइनमेंट स्थिति देखते हैं जो कि कुछ बड़ा या कुछ महत्वपूर्ण संदेश है देती जी। हो? देखो, अभी जो दिन चल रहे हैं ना, या अगर मैं पर्टिकुलर 2025 की बात करूं, तो इसको ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया है। ठीक है, या जब जैसे भी हमने देखा है, सुना है, ठीक है, और जहाँ से सीखा है, वो यही बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा थोड़ा स्ट्रगल या प्राकृतिक डैमेज, जैसे भूकंप आ रहे हैं ना लगातार, या और आगे भी नेचुरल डिजास्टर देखने को हमें मिल सकते हैं। तो उनसे पहले ही थोड़ा सतर्क होके काम करें। आचार्य जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि आप एक शिक्षक की भूमिका भी निभाते हैं, कैसे आप ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी को बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप करते हो? इस पर थोड़ी। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया जब मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी ना, तब हमें बच्चों को पहले बहुत टाइम देना पड़ता था, तब हमें जाके ये पता लगता था कि ये बच्चा इतना ही इतना सीख सकता है, इसका लेवल ये है। अब जैसे ही एस्ट्रोलॉजी सीखी ना, अब हम उस बच्चे की राशि के अकॉर्डिंग उसको अलग से क्लासिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर जैसे वर्ण बता रखे ना तीनों,
या एक लेवल होता है कि इसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। जैसे 3 टाइप की राशियां होती हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। जो सात्विक राशियां होती है ना, वो एक, आप ऐसे बोल लो, ज्ञानी होते हैं, उनका जो नॉलेज लेवल है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। और जो राजसिक है वो एक मीडियम बोल देंगे हम, कि जो जो राज करने वाली होती हैं। लेकिन जो तीसरी राशियां होती है ना, जिसको हम बोलते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक। तामसिक में क्या हो जाएगा, उन बच्चों का ना चाह के भी इतना लेवल हम इंक्रीज नहीं कर सकते। वो ऑटोमेटिक ही ऐसे होते हैं कि उनको हम एक्सेप्शन केस मिल सकते हैं आपको, क्योंकि उसमें फिर ग्रह वगैरह भी आ जाते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि वो पढ़ाई के साथ साथ ईश्वर से भी बहुत ज्यादा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा नास्तिक ऐसे इसमें उनकी गलती नहीं होती, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अंदर से चाह के भी वो उस डायरेक्शन में नहीं मुड़ सकते। इसके साथ साथ और बहुत सारी बातें हैं जिसका हम फायदा उठा सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, चाहे वो डॉक्टरी लाइन हो या और कुछ भी लाइन हो। क्योंकि वेदों के अंदर भी एक लाइन बता रखी है कि जब तक आपको ज्योतिष शास्त्र की पूरी नॉलेज नहीं हो जाती, तब तक आप वो पूर्ण रूप से कार्य में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। या तब तक अगर मान लो आप एक डॉक्टर हो, तो डॉक्टर आपको नहीं कह जी, सकते। मैं इसी विषय पर आने वाला था कि एक डॉक्टर जो कि काफी साइंस से जुड़ा, रिसर्च से जुड़ा एक क्षेत्र है, तो वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बीमारियां भी एक जेनेटिक्स या बिल्कुल। पिछली पीढ़ियों से भी इंसानों में आती हैं। ये या फिर फ्यूचर में बीमारियों का लगभग पता चल जाता है, तो कैसे एक डॉक्टर इस चीज का लाभ उठाकर लाभ दे सकता है। जी, आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि कुंडली में आप बीमारियां तो देख ही सकते हैं। और बीमारी भी कैसे भाई, एक बीमारी होती है जो जल्दी ठीक हो जाती है, आती है चली जाती है। एक बीमारी है वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। या कोई एक्सीडेंट वगैरह है, या इनक्यूरेबल डिजीज भी शो हो जाती है कुंडली में पहले ही, कि इसको इस टाइप की ऐसी दशा में टाइम भी पता लग जाता है कि ये इस टाइम में बीमार हो सकता है या एक्सीडेंट की संभावना है, ठीक है। जी। तो अगर एक डॉक्टर को जैसे लगन से या जैसे पूरे शरीर को बांटा गया है कुंडली में, तो डॉक्टर अगर इसकी हेल्प लेगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि इसके इस पार्ट में इस टाइप की डिजीज हो सकती है, ठीक है। या लगन के अकॉर्डिंग उसकी, उसमें पित्त पित्त, कफ या वात, किस उसका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा, उसके अकॉर्डिंग उसको अगर डीलिंग करेगा ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जल्दी पेशेंट ठीक हो सकते हैं। रवि जी, अंत में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो आजकल, हम ये भी देखते हैं कि काफी रिश्ते टूटते हैं, या मतलब इस तरह के केस काफी सिर्फ युवाओं में, काफी सेलिब्रिटीज में भी आ रहे हैं, तो क्या वो रिश्तों में भी इसकी मदद लेनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी की? बिल्कुल, जब आप पहले देखोगे तो एक कुंडली मिलान होता था। कुंडली मिलान होता था दोनों तरफ से। उसमें यही देखा जाता था दोनों का कि स्वभाव कैसा है, दोनों कंबाइन करके लाइफ कैसी रहेगी उनकी, वो चला जी। सकेंगे या नहीं। वो आज के दिन बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं या मजाक में ले लेते हैं कुंडली मिलान को। अगर अगर मैं एक्सेप्शन केस बताऊं, कोई मांगलिक दोष है किसी में और उसको अमांगलिक के साथ विवाह कर दिया जाता है, तो मंगल की दशा में सामने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ तक ही नहीं, अगर उसका दोबारा विवाह कर दिया तो दोबारा भी सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। इतना खतरनाक देखा जाता है ये, ठीक है। इसके लिए उपाय होते हैं, कुंभ विवाह वगैरह। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कुंडली के हेल्प से आप, भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में किस फील्ड में उतरे, आपका व्यवसाय क्या रहे, जॉब आपके लिए बेटर है या बिजनेस, कौन सा बिजनेस, किस एज में आपको विवाह करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, सब कुछ बातें आप कुंडली के हेल्प से एडवाइस ले सकते हो। या कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है, तो वहां से आप एक एडवाइस, सलाह ले सकते हो। तो बहुत अहम रोल रहता है हमारे ज्योतिष का। लेकिन एक और थोड़ा हल्का प्रश्न जो काफी युवाओं के मन में आजकल, वो जो उनको दिशाएं दिखाई गई उससे हटकर कुछ करना चाहते हैं, तो वो युवा आजकल की जनरेशन है जो अपने दिल की करना चाहती है, तो उनका आपसे प्रश्न है कि वो अपने दिल की सुने या कुंडली की सुने, या जो चलता आ रहा है उसकी सुने। देखो जी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल
लोग ना मन को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो मन की सुनते हैं। या ऐसा बोल लो आप, भाई उनका मन है काम करने का तो कर लेंगे, या किसी फील्ड में थोड़े दिन कर लिया, कहने का मतलब है मन कंट्रोल में नहीं है। इस कारण वो अलग अलग डाइवर्ट होके या इस टाइप से बातें आ रही हैं फील्ड में। तो हमें मन को, जो प्रकृति में चंद्रमा, जैसे चंद्रमा ऐसे स्विंग करता रहता है अलग अलग रूपों में, तो मन को कंट्रोल करना होगा। एक दैनिक दैनिक पूरे दिन की टाइम टेबल होती है, उसको फॉलो करो। उस फिर आप धीरे धीरे सभी उस लाइन में बढ़ते हुए सब कुछ ऑटोमेटिक आपको जो चाहिए, और उसी में आप सेटिस्फेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है। धन्यवाद रवि जी आपका इन सब एक जो कि बहुत ही ज़रूरी था आज के समय में सबको प्रकाशित करना। तो हो सकता है कि आपका हमारी इस खास बातचीत में सभी दर्शकों को आपके ज्ञान से प्रकाशित करने के लिए वो हो सकता है कुछ लोगों के अब भी मन में वो इस बातचीत के थ्रू उनके मन में कुछ जी। और सवाल आए हों। तो उन सबसे गुजारिश है आपके सवाल हमारे पास भेजें। आप डायरेक्ट मैसेज व मेल जो इसमें हम मेंशन कर देंगे आप उसमें भेज सकते हैं। वो जल्दी हम आपके जवाबों के साथ दोबारा मिलेंगे। वो आचार्य जी से उनका समय मांगेंगे फिर से आपके सवालों का जवाब मांगते हुए। अभी के लिए इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। जी, धन्यवाद। आपसे भी बहुत अच्छा लगा विशाल जी बात करके। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं जिससे समाज का भला हो सके, और हम यही आशा करते हैं और कि अच्छे से युवा जागे और भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।